इसका मतलब इस संकट का समाधान किसी के पास नहीं है, लेकिन इस संकट का समाधान सिर्फ एक व्यक्ति के पास है। वो व्यक्ति कौन है पता है? हमारे गांव में रहने वाला ट्राइबल समुदाय, सिर्फ उसी के पास इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव में है। गांव के अलावा दुनिया में कहीं इसका समाधान नहीं है, क्योंकि गांव में अभी भी हमारे पास जमीन है, गांव में अभी भी हमारे पास पानी है, जंगल है, खनिज है, अभी खत्म नहीं हुआ है ना गांव। और शहर में रहने वाले लोगों के पास न जमीन है, न पानी है, न हवा है। जितने भी कच्चा माल जो होते हैं, रॉ मटेरियल, कहाँ बनते हैं? गांव में। बड़े बड़े जो सरसों तेल की फैक्ट्री है वो पैदा कहाँ होता है? गांव में। बड़े बड़े जो लोहा बन रहा है खदानों में, जो कोयला है वो कहाँ है? हमारे गांव में। शहरों के लोगों को विस्थापित करके कोई कोयला खदान खोल सकता है? गांव के लोगों को विस्थापित करके कोयला खदान खोला जा सकता है। जितने भी कागज बनते हैं, जितने भी कपड़े बनते हैं, उसका रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है? हमारे गांव में। पानी कहाँ मिलता है? हमारे गांव में। यदि हम अपने गांव को आर्थिक नाकाबंदी कर दें, अपने गांव को आर्थिक नाकाबंदी करना होगा। हमारे गांव में जितने भी उत्पादन होते हैं ना, एक भी उत्पादन को व्यापारियों को न बेचा जाए, बल्कि गांव में पारंपरिक ग्राम सभा बना करके हर एक आइटम को गांव के लोग खरीदेंगे। और पारंपरिक ग्राम सभा हमारा संवैधानिक अधिकार है, रूढ़िजन में हमारी व्यवस्था है, जिसको 5वीं अनुसूची आप लोग बोलते हैं, सुनते हैं। वो 5वीं अनुसूची कुछ नहीं है, वो हमारे गांव की पारंपरिक व्यवस्था को ही 5वीं अनुसूची कहते हैं। यदि पढ़े लिखे नहीं है बहुत से लोग, संविधान की भाषा नहीं जानते, कानून की भाषा नहीं जानते, बस उनको इतना बता दो कि हमारे गांव की जो पारंपरिक व्यवस्था है उसी को 5वीं अनुसूची कहते हैं। बस हमने है ना। तो गांव की जो व्यवस्था है, गांव की व्यवस्था कैसे मजबूत होगा? गांव की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में पारंपरिक ग्राम सभाएं बनाना पड़ेंगे, जो हमारे पूर्वज चला रहे हैं। गांव का बहिगा होता है, गायका होता है, पकवान होता है, मिठा होता है ना। ये लोग मिल करके गांव में इस बार का रोजी मजदूरी कितना होगा तय करते थे ना। इस बार माई को कितना देना है, धोबी का कितना होगा, ये कौन तय करता था? गांव वाले तय करते थे ना। ठीक है, अभी जब से पंचायती व्यवस्था आया है, तब से गांव का मालिक कौन बन गया? ग्राम पंचायत गांव का मालिक बन गया, है ना। लेकिन उसके पहले गांव का मालिक कौन था? हमारे पारंपरिक मुखिया सियान लोग गांव के मालिक थे, अपने डिसीजन के अनुसार सारा चलता। ऐसा नहीं कि हमारी व्यवस्था द्वारा निर्णय लिए हुए बात को कानून नहीं मानेगा या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा, ऐसा नहीं। हमारे समाज में छोटा तलाक होता है कि नहीं? होता है ना। तो सियान लोग बैठ करके तलाकनामा लिख लेते हैं, तो उस तलाक को क्या संविधान कानून मानता है कि नहीं? मानता है ना। जब हम शादी ब्याह करते हैं, सियान लोग रहते हैं और हम कहीं जाकर के बोलते हैं कि हम पति पत्नी हैं, तो क्या भारत का संविधान या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको मानता है कि नहीं मानता है? इसका मतलब हमारे रूढ़िजन्य व्यवस्था को विधि के बल है कि नहीं? तो उस विधि के बल का उपयोग करते हुए अपनी पारंपरिक ग्राम व्यवस्था को मजबूत करना है। कर सकते हैं ना। प्रत्येक लोगों को अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लेना है। अक्सर गलती क्या होता है कि हम ब्लॉक लेवल पर काम करते हैं, जिला लेवल पर काम करते हैं, राज्य लेवल पर काम करते हैं, लेकिन अपने गांव में हमको कोई पूछता नहीं, क्योंकि गांव में हमने कभी काम ही नहीं किया। गांव वालों को बाद में पता चलता है ये लड़का करता है करके बहुत दूर में अच्छा अच्छा भाषण देते हैं। गांव में तो कभी किसी को सुनाता नहीं है। ऐसा ही होता है ना। तो ये प्रॉब्लम है। अपने गांव के लिए कोई काम नहीं करना चाहता, वो दूसरे के गांव को सुधारना चाहता, अपने गांव को सुधारना नहीं चाहता। यहाँ पर समस्या। तो गांव में सुधारने का एक ही तरीका, पहला तरीका क्या है? नियमित वहां मीटिंग होना चाहिए। हर महीना मासिक मीटिंग होना चाहिए, मीटिंग रजिस्टर होना चाहिए, प्रस्ताव रजिस्टर होना चाहिए, और साथ साथ
साथ में वहाँ की जो दर्द की दुकान होती है, यदि कोई मीटिंग में नहीं आता है तो गांव वाले लोग आपस में मिलकर उसके ऊपर जुर्माना लगाएं, तभी ये सिस्टम सुधर सकता है। जब से गांव में मीटिंग होना बंद हुए तब से हमारी व्यवस्था खत्म हो गई। जब से हमारे गांव में बिजली आया तब से लोग मीटिंग में आना बंद कर, क्योंकि जिस समय मीटिंग चलता है उसी समय बढ़िया पिक्चर चलते रहता है, उसी समय धारावाहिक चलते रहता है, तो मीटिंग में कौन है? उससे खतरनाक यंत्र एक मोबाइल आ गया। हर एक आदमी को इस मीटिंग में आने के लिए आप लोगों ने कई लोगों को अपील किया होगा, वो एक से कहा होगा, हर एक व्यक्ति की समस्या है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है ना, उसके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि 24 घंटा उसको काम मिल गया है मोबाइल में उंगली करने का। मोबाइल में उसको सब कुछ देखने के लिए टाइम है, लेकिन सबक सम्मेलन में आने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये पारंपरिक ग्राम व्यवस्था बनाकर क्या करना है? वहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गांव में पारंपरिक हमारे जो बरार व्यवस्था है ना, और खरबन की व्यवस्था है। बरार व्यवस्था किसको कहते हैं? गांव में हर सामुदायिक काम के लिए गांव के लोग जो है घरों घर बराबरी से राशि या अनाज इकट्ठा करते थे पहले के लोग, उसको बरार कहते हैं। अभी भी वो जीवित है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। बरार मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? गाँव का मान लीजिए बूढ़ी को है ना, कुछ अनुष्ठान करना हो, सामूहिक काम करना हो, बूढ़ी घर खपरा टूट गया हो तो उसको छाना हो, तो बराबरी से जो राशि या अनाज इकट्ठा करते हैं उसको कहते हैं बरार। जिस प्रकार से मुस्लिमों में ज़कात और उसरा होता है, उसी प्रकार से हमारी व्यवस्था में बरार व्यवस्था है। ठीक है, और दूसरा व्यवस्था है खरबन। अच्छा, ये बरार कितने लोगों को समझ में आएंगे? कितने लोगों ने सुना? अच्छा, सब लोग सुने, इसका मतलब अभी हमारा पूर्वज हमारे पीढ़ी में कटाप नहीं हुआ है, बचा है, संचालित है, बरार व्यवस्था भी संचालित। और एक दूसरा होता है खरबन। हमारे तरफ खरबन बोलते हैं, कई जगह केवल बोलते हैं। किसको बोलते हैं पता है? धान में मिसाई होने के बाद, फसल उत्पादन होने के बाद, मिसाई करने के बाद हम घर के एक कोने में पास की टोकरी में धान का, नमक का, मिर्चा का कुछ हिस्सा अपने सहयोगी जातियों के लिए निकालते हैं। गाय चराने वाले राउत के लिए निकालते हैं पास की टोकरी में, है ना, बैगा के लिए निकालते हैं, मकवार के लिए निकालते हैं। ये व्यवस्था को क्या बोलते हैं? हमारे तरफ खरबन बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं? है ना, अपने क्षेत्र में जो बोलते हैं हम उस हिसाब से आपको इसका अनुवाद कर देंगे। जैसा आपने बताया आप बनाइए नाम हाँ हाँ, नाम में बाकी ना आप लोगों ने पता कर लिया है। ये व्यवस्था जो ऐसी छत्तीसगढ़ की बात नहीं, हम लोग राजस्थान गुजरात तरफ के लोगों से भी पता किया, असम तरफ के लोगों से पता किया, झारखंड उड़ीसा सब तरफ के लोगों को पता किया। सिर्फ नाम में अंतर है, व्यवस्था एक ही जैसा है। ठीक है, तो ये बरार की जो व्यवस्था है ना, वो सिर्फ गांव तक सीमित है, गांव के बाहर नहीं। तो हम लोगों ने इसी पर विचार किया, मंथन किया, रिसर्च किया कि भाई अपने समुदाय को आर्थिक रूप से कैसे संपन्न बनाया जाए। तो यही बरार व्यवस्था हमको पकड़ गया है। अब सन 2019 में इसका नीति हम लोगों ने लिखना शुरू किया। लिखित में ड्राफ्टिंग करके हमने बछराजपुर गढ़ का जो अधिवेशन था 9 फरवरी 2020 में सगा समाज के बीच में ये नीति लागू किया कि बरार व्यवस्था सिर्फ गांव में नहीं होंगे बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर लागू होंगे। तो दो प्रकार के इसके प्रावधान है, पहले ग्राम लेवल का बरार और दूसरा राष्ट्रीय लेवल का। तो ग्राम लेवल के जो बरार है वो परंपरागत जो चल रहा है वो तो रहेगा, साथ में जो खरबन है उसको 2% लागू किया गया है। हर एक उत्पादन का गांव में जितने भी उत्पादन होते हैं ना, उसके लिए 2 से अधिक प्रतिशत गांव के कार्यालय में जमा करना है। हर गांव में इसका कार्यालय खोलना है।
यदि आपके यहाँ धान पैदा हुआ तो धान का कुछ हिस्सा गांव के कार्यालय में गांव के लिए जमा करना है। गेहूं हुआ तो गेहूं को, मिर्चा हुआ तो मिर्चा को, टमाटर हुआ तो टमाटर को, महुआ हुआ तो महुआ को जमा करना है और उसको बेच करके मिनी बैंक बनाना है। गांव में लघु बैंक बनाना है, इसको बेच करके। ठीक है, तो पहला इनकम का स्रोत एक खरबन होगा, जो भी उत्पादन होगा उसका 2% या उससे ज्यादा गांव के कार्यालय में जमा करना है, कमेटी बना करके उसका रजिस्टर होगा, उसके पास आप लोगों को बनवाना है। दूसरा, किसी के ऊपर यदि दंड जुर्माना लगाते हैं, बिना दंड जुर्माना के कुछ नहीं चलने वाला। यदि देश से जो है या प्रदेश से पुलिस थाना और अदालत को 1 महीना के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या इस देश में अनुशासन बचेगा? नहीं बचेगा ना। सजा पुलिस करना सबको 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाए, कोई भी काम करेगा सीधा साधा आदमी रिपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? अपना खुन्ना सुखाने से। उसी प्रकार से गांव में हमारा दंड व्यवस्था है ना, वो बंद होने के कारण से गांव की व्यवस्था बर्बाद हो गई। तो हर एक चीज में गांव में दंड जुर्माना लगाना पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं लगाना है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाए। हमको इस का भी ध्यान रखना है ना। तो दंड जुर्माना से जो राशि आएगा उसको भी कहाँ जमा करना है? गांव के खाते में जमा करना है। इस प्रकार से गांव में कोष का निर्माण होगा। अभी माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले लोग आपके गांव में आते हैं और मात्र 2 रुपये ब्याज में आपको पैसा देंगे, अब बहुत मीठा मीठा बात करके देंगे। आपको बाद में पता चलता है कि तो 24% सालाना हो गया है ना। और फिर वसूली करते समय बड़ा कठिन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो गांव में इस प्रकार से व्यवस्था बनाना है और इन पैसों से क्या करना है? गांव के हर एक कच्चे माल को खरीदना है और खरीद करके या तो कच्चा खरीदना है या बना करके खरीदना है। प्रोडक्शन में जाना है, रूरल प्रोडक्शन में जाना। और रूरल प्रोडक्शन जो है ना, ग्रामीण विकास कठिन काम नहीं है। हमारे लोगों को क्या लगता है कि उद्योग व्यापार दुनिया में सबसे कठिन काम है, ऐसा लगता है जी? सबको लगता है ना उद्योग व्यापार दुनिया में सबसे कठिन काम है, इसीलिए तो कोई नहीं करते। सरल बात तो हर कोई करता है ना, है ना। लेकिन उद्योग व्यापार बहुत सरल काम है, दुनिया के हर काम से सरल काम है। नौकरी करने से भी ज्यादा सरल काम है, क्योंकि नौकरी करने के लिए आपको चपरासी कॉम्पिटेंसी भरना होगा, कम से कम 5वीं पास होना चाहिए। लेकिन उद्योग व्यापार करने के लिए सिर्फ 5वीं काफी है ना। खेती करने के लिए आपको 8 घंटा 9 घंटा करना पड़ेगा। उदाहरण बताता हूँ, गेहूं को पैदा करने में कितना दिन लगता है? 3 महीना 3 महीना लगता है जी सर। उसमें जुताई करना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, घर के लोग रखवाली करेंगे, फसल हो जाने के बाद उसको काट के लाना पड़ेगा, मिसाई कराना पड़ेगा। सब लोग परेशान, पूरा धूल उड़ रहा है चारों तरफ, तब कहीं जाकर के बोरी में हम गेहूं को भरे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को खेती कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। गेहूं को पैदा करना क्या है? खेती है। लेकिन एक व्यापारी आया, तुरंत 10 रुपया दिया, बोरी से बोरी गेहूं को खरीद करके ले गया। तो गेहूं को खरीद करके ले जाना और ले जाकर उसमें 2-4 रुपया बेच देना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। सरसों को पैदा करना क्या है? खेती है। लेकिन सरसों को कोई दूसरा व्यक्ति खरीद ले और मुनाफा लगा करके बेच दे, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? व्यापार। उसको खरीद करके बेचने में कितना दिन लगा होगा? 2 दिन। पैदा करने में 3 महीना लगा ना, सबका मेहनत लगा। व्यापारी को खरीद करके बेचने में सबका मेहनत लगा क्या? नहीं। कितना दिन लगा होगा? 1 दिन में पहले से इसका प्लान किया और हमसे ज्यादा कमा लिया। इस प्रक्रिया को कहते हैं व्यापार, है ना जी। और गेहूं से आटा बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहते हैं उद्योग। सरसों से तेल निकालने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहते हैं उद्योग। अब
गेहूं को पैदा करने में 3 महीना लगा, तो गेहूं से आटा बनाने में कितना दिन लगेगा? ये कठिन काम है। इसके लिए कोई डिग्री चाहिए क्या? नहीं। सबको समझने की आइडिया नहीं है, कोई डिग्री चाहिए क्या? तो उद्योग और व्यापार हमारे खुद में है, हम सिर्फ उसका जो है ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हैं, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। बस सबको ये 2 चीज सीखना पड़ेगा, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग। हम अलग अलग अपने जो है जाता में जो गेहूं निकालते हैं उसको अलग अलग निकाल करके पूरे ब्लॉक लेवल पर जितना गेहूं होगा सबको समाज खरीद ले और खरीद करके दूध का ट्राइबल ब्रांड का आटा बाजार में लॉन्च करे। शुद्ध होगा कि नहीं आटा? शुद्ध होगा सर। दूध की ब्रांड का सबसे पहले लॉन्च करेगा। सारा चीज हमारे पास है, एक भी कच्चा माल हम व्यापारी को नहीं बेचेंगे तो भारत में जितने भी उद्योग हैं सभी उद्योगों में ताला लग जाएगा। लगेगा कि नहीं? लग जाएगा। सभी उद्योगों में ताला लग जाएगा। और ट्राइबल जो है अभी और अमीर बनता चला रहा है। ये गांव लेवल की व्यवस्था हुई। हर ब्लॉक में 10 लेवल पर टीआरसी होगा। टीआरसी मतलब ट्राइबल रिसोर्स सेंटर, आदिवासी संसाधन केंद्र, जिसका सुल्तानपुर में 22 मई को 2022 में जिसका उद्घाटन किया गया था। सुपर बाजार प्रतापपुर में कपड़े का नाम है, कपड़े का सुपर बाजार है। प्रेमनगर में कपड़े का है, जूता का है, बीज का है। भानु प्रतापपुर कांके में भी 30 लाख तक कपड़े का शोरूम खुल रहा है। तो ये हम लोगों ने लिखित में आर्थिक एक व्यवस्था बनाई, आर्थिक व्यवस्था। उस व्यवस्था का नाम है आर्थिक गण व्यवस्था। गण व्यवस्था मतलब ट्राइबलों की पारंपरिक व्यवस्था। आर्थिक शब्द उसमें जोड़ दिया गया है। तो गण व्यवस्था तो पहले से था, उसमें आर्थिक शब्द जोड़ दिया गया है। तो हर इलाकों में टीआरसी होगा और टीआरसी जो हर इलाकों में किसी गांव को गोद लेकर के 10 एकड़ से लेकर 100 एकड़ में बनाया जाएगा। और इस टीआरसी को बनाने के लिए उसी बराबर सिस्टम से जिसको मैं शुरू में बताया, वो बराबर सिस्टम सेंट्रल लेवल पर 2 प्रकार से है। प्रत्येक व्यक्ति पर 1 रुपये प्रतिदिन की दर से साल में 362 रुपये समाज को क्या करना है? बराबर देना है। और जितने भी रेगुलर इनकम कमाने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, व्यापारी हैं, उनको अपने इनकम का 1% हर महीना देना है। तो जो 20,000 सैलरी पाता है उसको महीने में 200 रुपया समाज को देना है। कर्मचारी से हमें बहाना बनाए कि मैं क्यों 200 रुपया बोले। सरकार सरकार 5% से लेकर 20% तक इनकम टैक्स देता है। 1 महीने का पूरा वेतन देता है सरकार। देता है कि नहीं देता? यदि उसका सैलरी 30,000 है, उसका सैलरी 50,000 है, तो उसको 11 महीने का वेतन मिलता है। 1 महीना का वेतन सरकार को देता है। सरकार को क्या उसने कभी देखा? उसके छठी बार बिहार में कभी आया था? यदि आप सरकार के नाम से लेटर लिखें, आपका सरकार कहाँ है? दिल्ली में कि राज्य में, कहीं भी हो, उसको प्रति सरकार महोदय लिख कर पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए। किसके पास जाएगा? कोई बता सकता है किसके पास जाएगा? मुख्यमंत्री के पास जाएगा, गृह मंत्री के पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा, किसके पास जाएगा? वो घूम फिर कर फिर आपके पास आएगा। इसका मतलब सरकार कौन है? आप खुद सरकार, क्योंकि वहां पता ही नहीं चलेगा ना किसको देना है। लेकिन ये समाज जो है, जब हम पैदा होते हैं तो ये समाज इंजॉय करता है, खुशियां मनाता है, हमारा छठी बड़ी करता है, बड़े होते तो विवाह संस्कार करता है, हमारा पालन पोषण करता है। मरने पर जो है हमारा संस्कार करता है, कंधा देता है। बचपन से लेकर मृत्यु तक ये समाज हमारे साथ खड़ा दिखाई देता है। हर सुख दुख में हमारे आगे पीछे दिखाई देता है। कोई समधी के रूप में दिख रहा है, तो कोई मामा के रूप में दिख रहा है, तो कोई भाई के रूप में दिख रहा है, कोई दोस्त के रूप में दिख रहा है। तो क्या इस समाज को अपने इनकम का 1% नहीं दे सकते? देना चाहिए ना?
है ना। और जो 1 रुपया वोट देने वाले जो व्यक्ति हैं वो बोलेगा मैं तो कुछ कमाता ही नहीं, वहां से समाज कहां से 300 सकता, ऐसा वो बोल सकता है। तो दूसरा नंबर पर जो बढ़ा है 1 रुपया प्रतिदिन इंसान को 365 रुपया, वो इनकम पर नहीं है बल्कि खर्चे पर लगने वाला बढ़ा। खर्चे पर लगने वाला बढ़ा का मतलब ये है, यदि आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी 12 रुपये का हुआ, 2 रुपये मोल भाव की बचत कर ही सकते हैं। पेट्रोल डलवाने गए, 100 रुपये का मत डलवाइए, 98 रुपये का डलवा लीजिए। कपड़ा दुकान गए, 250 रुपये कपड़ा हुआ, मोल भाव करके 30 रुपये बचा लीजिए। इसी बचत से आपको कुछ पैसा लिया जा सकता है ना। हर एक व्यक्ति खर्चा करता है ना। अब ये सारा पैसा को इकट्ठा करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि इस खाते में पैसा इकट्ठा किया जाए। सोसाइटी में तो गड़बड़ी हो जाता है, सोसाइटी में समिति जो बनते होता है उसमें वो अपने लिए सोसाइटी प्रदेश लेवल का होता है। तो दादा मरकाम और कंटक में बोले थे कि समाज का यूनिवर्सिटी होना चाहिए, समाज का जो उद्योग व्यापार होना चाहिए, वो चीजें बहुत कैसे किया लीगल तरीके से कैसे। तो हमको एक आइडिया मिला, क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाने लगाए। तो उसी बनाए के पैसा से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो किसी व्यक्ति का ना होकर के समाज की सामुदायिक होगा ऐसा विचार करके रजिस्टर्ड करवाया गया। उस कंपनी का क्या नाम पता है? यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन, यूपीटीए। इसमें पूरे देश भर का बरात जमा होंगे। लिखित में इसका संविधान, समाज की संविधान बनाया गया है। देश के 12 करोड़ ट्राइबल लोग है ना। एक व्यक्ति एक दिन में 1 रुपया देगा तो एक दिन में कितना होगा? 12 करोड़। साल भर में कितना होगा? 43 अरब 80 करोड़ ऐसा कुछ होता है। 12 अरब लोग साल भर में एक बार 1 रुपया देते हैं तो 43 अरब कुछ होता है। कर्मचारियों को भी पता है जब इतना पैसा होगा तो हमारे कितने बड़े बड़े उद्योग, बैंक हो सकते हैं, फाइनेंस कंपनी हो सकते हैं कि नहीं। अब 1 रुपया देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस प्रकार से भारत कानूनों ने वो व्यवस्था बना करके पूरे देश भर में विस्तारित कर दिया और सब लोग इस व्यवस्था को मानते हैं, उसी प्रकार से इस बराबर व्यवस्था को भी पूरे देश भर में प्रसारित करना है ताकि सब लोग इस व्यवस्था को माने। इस प्रकार से शुरू में जब समाज को नियम बनाता है ना तो शुरू में वो नियम कैसे होता है, दूसरा पीढ़ी में वो एक परंपरा बन जाता है और तीसरा और चौथा पीढ़ी की जाते जाते तक वो कल्चर और ले लेता है, संस्कृति का ले लेता है। तो अभी हमारा जो बनाया हुआ जो नियम है, बड़ा सिस्टम है, अभी नियम में क्या होगा, बाद में ये परंपरा बन जाएगी। उसके बाद संस्कृति का रूप धारण कर लेगा तो हर एक व्यक्ति 100% बना देगा। ठीक है। शुरू में जब विवाह के नियम बनाए हमने बाकी होती है कि अपने गोत्रों में भी करना है, शादी दूसरे गोत्रों में करना है, तो पहली पीढ़ी के लोग क्या इस नियम को माने होंगे? आपको लगता है नहीं माने होंगे ना। जब रुपलन तारीख का लिंगो ने बोला होगा कि भाई अपने गोत्र में शादी नहीं करना है, दूसरे की गोत्र में करना है, तो पहली पीढ़ी के लोग नहीं माने होंगे, दूसरे पीढ़ी के लोग मानना शुरू किए। अब आज की पीढ़ी लोग हर एक व्यक्ति मानता है, कल्चर को धारण कर लिया है ना। तो इसी तरीके से हमको इसको बढ़ाना है। तो ब्लैक लेवल पर जो प्रयासी होगा उसके लिए 3 कंपनी बनाई है। पहला यूपीटी यूनाइटेड ट्राइब हमारा एसोसिएशन, दूसरा कोई वेट लिमिटेड लिमिटेड और तीसरा कोई वेट मार्केटिंग लिमिटेड। ये तीनों कंपनी किसी का भी ना होकर के समाज की सामुदायिक कंपनी है। इसका मतलब ये है जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मालिक कौन है? कौन है छत्तीसगढ़ का मालिक? कोई एक व्यक्ति नहीं है ना। तो
5-5 साल में चुन करके आते हैं चलाने के लिए। उसी प्रकार से इस तीनों कंपनियों के मालिक भी कोई नहीं होगा, समाज चुन चुन करके भेजेगा 3-3 साल 5-5 साल के लिए, और इसको समाज की सरकार की तरह चलाएगा। तो जब हम बाजार जाते हैं तो 2 चीजों के लिए बाजार जाते हैं, या तो खरीदने जाते हैं अथवा बेचने जाते हैं। जब खरीदने जाते हैं वो भी रेट वही तय करता है, जब बेचने जाते हैं वो भी रेट वही तय करता है। तो हम लोगों ने सोचा कि ना तो आप बेचने जाएंगे और ना आपसे खरीदने जाएंगे, बल्कि हमारा हर ब्लॉक में या आपसे सुपर बाजार होगा, जहां पर हमारे प्रोडक्ट होंगे, हमारे एजेंसी होंगे, हमारा पूरा समुदाय वहीं से खरीदेगा, अपने सारे कच्चे मालों को बना करके वहीं पर बेचेगा, फिर वहां से पूरे देश भर के सुपर बाजारों में सप्लाई होगा, है ना। तो इस देश में कहीं भी अभी वह व्यक्ति बनता है जिसके पास रुपया आता है, अब गरीब कौन व्यक्ति बनता है? जिसके जेब से रुपया बाहर जाता है। और रुपया को हिंदू धर्म में क्या कहते हैं? लक्ष्मी कहते हैं, ठीक है, लक्ष्मी बोलते हैं ना हिंदू धर्म में। दीपावली के दिन किसकी पूजा होता है? लक्ष्मी की। और लक्ष्मी की पूजा होता है, इसलिए सेठ लोगों की दुकान में बहुत भीड़ रहता है, क्योंकि उनके घर में रुपया चारों तरफ से आता है कि नहीं आता है? कोई सोना खरीद रहा है, कोई बर्तन खरीद रहा है, कोई गहना खरीद रहा है, चारों तरफ से रुपया उनके घर में जाता है, इसलिए वो लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब वो लक्ष्मी का सवारी कौन है पता है? जैसे दुर्गा शेर की सवारी, इतने बड़ी लक्ष्मी की सवारी कौन होता है? उल्लू, उल्लू इसकी सवारी, जिसको दिन में दिखाई नहीं देता, है ना, और रात में दिखाई देता। और वो लक्ष्मी हमारे पर्स में होती है, वो पर्स हमारे जेब में होता है, जेब हमारे शरीर में होता है, और हम शरीर में उस लक्ष्मी को नाम करके सेठ के दुकानों तक जाते हैं। इसका मतलब उल्लू को इसीलिए उल्लू दिन में क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि उल्लू को सच्चाई देखने की क्षमता नहीं है। हम सब लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ना, बहुत से लोग नहीं आए, और यही मॉड्यूल है, दूसरा प्रोग्राम होता, सत्संग होता, भोजन होता, तो लोग ट्रैक्टर में भर करके आता है। तो उन लोगों ने जो उपाधि दिया है उल्लू, इसलिए दिया है क्योंकि हम सही में गधे किस्म के लोग हैं, सच्चाई नहीं देख पाते, दिन में तो दिखाई नहीं देता और रात में देखने का दावा करते हैं, है? जो कुछ नहीं जानता वो बोलेगा मैं सब कुछ जानता, ऐसे होता है ना। जो कुछ नहीं जानता, आप यहाँ सिखाओगे ना, किसी को बताओगे समाज के लोगों को, तो अरे भाई तुम मेरे को क्या सिखाओगे, मेरा बाल ऐसे नहीं पता है, ठीक है ना। और जो सब कुछ जानता है वो किसी को बताता नहीं, बहुत कम लोग बताते हैं, ये भी एक समस्या है। तो साथियों, ये जो लक्ष्मी है ना, रुपया है ना, जिसके पास आता है वो अमीर बनता है, जिसके पास से जाता है वो गरीब बनता है। तो हम बाजार जाते हैं तो खरीदने जाते हैं, इसका मतलब रुपया दे करके आते हैं, इसलिए गरीब हैं। ये रुपया आता क्यों है? रुपया उसी के पास आता है जो बेचता है। सेठ के बारे में कुछ बेचते हैं तब इसके पास रुपया आता है। अब बेचने के लिए हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है ना। जमीन का वो भी घट गया है। अब बेचने के लिए किसी को पता है? चुनाव के समय वोट देता है उसको भी, है ना। और क्या बचा? तो बेचने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, इसलिए हम कभी अमीर नहीं हो सकते। यदि गांव के सारे प्रोडक्ट को हम प्रोसेसिंग करके ब्रांडिंग करके मार्केटिंग करना शुरू कर दे, तो सारा प्रोडक्ट हमारा होगा, बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा, तो खरीदने हमारे पास आएगा। उसको शुद्ध सरसों का तेल चाहिए तो बोलेगा कि आदिवासी ब्रांड, क्योंकि दुकान में जो सरसों का तेल मिलता है
शहद टाइप से दिखता है। इस देश में जितना गाय नहीं है उससे ज्यादा घी पैदा होता है, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, है कि नहीं? गाय की जनसंख्या घटते जा रहा है, घी की मात्रा बढ़ते जा रहा है। कौन से प्रोटीन पैदा करते हैं? जितना मधुमक्खी है उससे ज्यादा शहद पैदा होता है। आजकल तो चावल भी और पत्ता गोभी फूल गोभी भी जो है ना प्लास्टिक से बना दे रहे हैं। आपको पता नहीं चलेगा कहाँ डालेंगे। प्लास्टिक का अंडा आपको वीडियो देखे होंगे। प्लास्टिक का अंडा आप बॉयल करके बना कर खा डालिए, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सारा चीज हो रहा तो दुनिया भर के लोग क्या बोलेंगे कि हमको आदिवासी ब्रांड चाहिए। हम लोग झारखंड में देखा, झारखंड में आदिवासी ट्राइबल ब्रांड लगा हुआ था, वहाँ 1 लीटर सरसों तेल कितने में बिक रहा था पता है? उसमें लिखाया था आदिवासी ब्रांड सरसों 450 रुपये लीटर। हम लोग खरीद रहे थे, क्यों? क्योंकि आदिवासी ब्रांड है। आदिवासी यदि चावल को उसका चावल बना करके ढेकी में टूटा हुआ चावल यदि लॉन्च करते तो ढेकी में टूटा हुआ जो चावल बनता है ना उसके ऊपर में कुछ लिखा आता है। जो चावल रहता है उसमें जो छिलका आता है ना वही असली मेडिसिन है। उसको निकाल करके फैक्ट्री वाला चावल खाते हैं जिससे शुगर बीपी हो रहा है ना। यदि आदिवासी में ढेकी में टूटा हुआ चावल, हर गाँव में ढेकी मिल जाएगा कि नहीं? सब चावल को इकट्ठा करके बाल्टी कर दिया जाए।